हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं ट्रेन योर ब्रेन। तो WBPSC ए सिविल इंजीनियरिंग प्रीवियस ईयर पेपर सीरीज में आज हमारा पार्ट 2 होगा। अभी तक हम 2016 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 अपलोड कर दिया हुआ है जिसमें 25 क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व कराया है। तो आज के इस पार्ट में भी 25 क्वेश्चंस होंगे। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे आप जाके देख सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करिए तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आपने वो देखा हुआ है तो इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, डक्टिलिटी ऑफ ए फ्लेक्चरल मेंबर कैन बी इंक्रीज्ड बाई। ये कह रहा है कि अगर मेरे पास कोई रिइंफोर्स्ड कंक्रीट RCC मेंबर है बट वो फ्लेक्चरल है। फ्लेक्चरल का मतलब होता है कि जिसमें बेंडिंग इंट्रोड्यूस हो, मतलब जब भी हम कोई लोडिंग लगाएंगे उसमें बेंडिंग होनी चाहिए। तो ऐसे मेंबर को बोलते हैं फ्लेक्चरल मेंबर। अब यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रिइंफोर्समेंट, डिक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रिइंफोर्समेंट, डिक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ कंप्रेसिव रिइंफोर्समेंट एंड डिक्रीजिंग द शियर रिइंफोर्समेंट। करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, डिक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रिइंफोर्समेंट। अब ये कैसे होता है, देखिए क्या होता है कि सपोज हमारे पास कोई एक बीम है, यहाँ पे आपको बीम दिख रही होगी, ठीक है। अब क्या होता है कि उस बीम में जो भी एक RCC बीम है जिसमें आपकी कंक्रीट होगी और स्टील होगी। अब क्या होता है कि अगर मैं कंक्रीट की क्वांटिटी कम रखूँ, स्टील की क्वांटिटी को ज़्यादा कर दूँ, मतलब मैं एक ओवर इन्फोर्स सेक्शन बना रहा हूँ, स्टील की क्वांटिटी में उसमें ज़्यादा रख रहा हूँ। अब होगा क्या कि सपोज मैं एक अल्टीमेट लोड के बाद लोड लगाऊंगा तो जो फेलियर होगा वो कंक्रीट में फेलियर पहले होगा, क्योंकि वहाँ पे कंक्रीट की क्वांटिटी कम है, स्टील की वहाँ पे ज़्यादा है, तो कंक्रीट में पहले फेलियर होगा। अब जब कंक्रीट में फेलियर होगा तो क्या होगा कि वहाँ पे कोई हमें इंडिकेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि कंक्रीट कैसी होती है, ब्रिटिल होती है। तो ब्रिटिल फेलियर में क्या होता है, कोई इंडिकेशन नहीं मिलता, एक सडन फेलियर होता है। जब वहाँ पे कोई इंडिकेशन नहीं मिलेगा, इसका मतलब जो हमारा ओवरऑल सेक्शन है वो एक कैसा है, डक्टिलिटी उसकी कम हो चुकी है। क्योंकि अगर डक्टाइल होता तो वहाँ पे हमें इंडिकेशन मिलता, उसमें एल्डिंग होती, लेकिन अभी एल्डिंग नहीं हो रही है। इसका मतलब वहाँ पे उसकी डक्टिलिटी लूज हो चुकी है। क्यों लूज हुई, क्योंकि वहाँ पे हमने स्टील को ज़्यादा यूज किया हुआ है। अगर वही मैं एक प्रॉपर अमाउंट में रखूँ, स्टील और कंक्रीट को एक प्रॉपर अमाउंट में रखूँ, तो क्या होगा, पहले फेलियर किस में होगा, स्टील में होगा। जब स्टील में फेलियर होगा तो वहाँ पे मुझे एल्डिंग दिखने को मिलेगी। एल्डिंग मतलब वहाँ पे मुझे दिखाई पड़ेगा हाँ फेलियर हो रहा है इस तरह की बिल्ड में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बीम में फेलियर हमें दिख रहा है। इस तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि अगर जितना ज़्यादा हम टेंसाइल रिइंफोर्समेंट करेंगे तो वहाँ पे हमारी जो डक्टिलिटी लूज होगी, इसलिए हमें जो रिइंफोर्समेंट करना है वो कम करना है, मतलब एक एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में रहे ताकि वहाँ पे हमें यील्डिंग दिखने को मिले। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसका जितना भी एक्सप्लेनेशन था वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन विस्कस फ्लूइड थ्रू ए सर्कुलर पाइप। ये कह रहा है कि सर्कुलर पाइप है, उसमें मुझे क्या करना है, शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है। तो ये हमें पता है फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे सामने एक वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा हुआ है। यहाँ पे वेलोसिटी इक्वल टू होती है 1/4μ माइनस डेल पी ओवर डेल एक्स इंटू आर स्क्वायर, ब्रैकेट में 1 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला की हेल्प से हम वेलोसिटी प्रोफाइल बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो वेलोसिटी में आपकी आर स्क्वायर आ रही है, इसका मतलब एक पैराबोलिक प्रोफाइल बनेगी। तो इस तरह से वेलोसिटी प्रोफाइल पैराबोलिक हो गई। अगर आर को मैं 0 पुट करूँगा तो ये वैल्यू हमारी मैक्सिमम हो जाएगी। आर की वैल्यू 0 होगी यहाँ पे सेंटर पे, क्योंकि जो हम इस तरह से मेरे पास पाइप है ये आपकी न्यूट्रल एक्सिस के बीच में, तो इस बीच वाले पॉइंट से हम आर को लेते हैं। लेकिन हमारा जो मेन मोटिव है यहाँ पे वो है शियर स्ट्रेस को फाइंड आउट करना। तो शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है माइनस डेल पी ओवर डेल एक्स इंटू R/2। तो यहाँ पे सिंगल आर आ रही है, मतलब यहाँ पे आर के ऊपर सिंगल पावर है। तो ये कैसा है, लीनियर रिलेशनशिप होगा, लीनियर होगा, इसका मतलब एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब स्ट्रेट लाइन बनेगी लेकिन R इक्वल टू 0 पे क्या होगा, इसकी वैल्यू 0 होगी, और R इक्वल टू जो कैपिटल आर होगा वहाँ पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो हम कह सकते हैं जो साइड्स पे वैल्यू मैक्सिमम है और जो मिड पे इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ से अगर आंसर मैच करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा मैक्सिमम एट द इनसाइड ऑफ द सरफेस। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देखिए मैक्सिमम एट द इनसाइड ऑफ सरफेस मतलब इस पिक में आप देखिए यहाँ पे अभी ये हमारे पास ये डायग्राम है। अब यहाँ पे जो सरफेस है आपकी, ये वाली सरफेस है, इस सरफेस पे जस्ट इस सरफेस पे ये मैक्सिमम नहीं होता है। सरफेस से हल्का सा अंदर आओगे तब ये वैल्यू मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो इसीलिए इस ऑप्शन में लिखा हुआ है मैक्सिमम एट द इनसाइड ऑफ सरफेस। तो चलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगर देखिए अगर आपके पास ये एक्सप्रेशन आपको नहीं याद है, ये प्रोफाइल भी आपको याद नहीं है, तब भी आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे, हमें पता है जब भी हमारे पास कोई पाइप होता है उस पाइप की जो साइड्स होती हैं, साइड्स पे फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। तो साइड पे जो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा इसका मतलब यहाँ पे स्ट्रेसेस भी ज़्यादा जनरेट होंगी, शेयर स्ट्रेस यहाँ पे ज़्यादा जनरेट होगी। तो कह सकते हैं कि जो साइड्स पे जब ज़्यादा स्ट्रेस होगी तो पाइप के जैसे हम सेंटर पे चलेंगे, ये हमारा पाइप है, यहाँ से जैसे सेंटर की तरफ जाएंगे तो हमारी स्ट्रेसेस कम होती चली जाएंगी। सेंटर पे कैसे मिनिमम हो जाएगी और साइड्स पे कैसे मैक्सिमम हो जाएगी।
तो यहाँ से हम अपने लॉजिकल आंसर भी दे सकते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। द कैपिलरी राइज और डिप्रेशन इन स्मॉल डाया ट्यूब इज, ऑप्शन देखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डाया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डाया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डाया और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डाया। देखिए सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देखें। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, H = 4 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइड बाई रो जी डी। अब ये कहाँ से आता है, इस तरह का हमारे पास जो एक ट्यूब है ये, ठीक है, यहाँ पे कैपिलरी राइज हो रहा है, यहाँ पे सरफेस टेंशन सिग्मा आ रही है जिसका कॉन्टैक्ट जो एंगल है थीटा है, ठीक है। इसका कंपोनेंट एक y में जाएगा और एक x में जाएगा, तो वहाँ से इसे डेराइव करेंगे तो हमारा ये फॉर्मूला निकल के आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डाया के, तो ऑप्शन देखेंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डायामीटर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द सेक्शन शुड बी यूज्ड प्रेफरेबली एट प्लेसेस वेयर टॉर्जन अकर्स, जहाँ पे टॉर्जन आता है वहाँ पे हमें कौन सा सेक्शन यूज करना चाहिए। देखिए जहाँ पे भी टॉर्जन आएगा तो सबसे बेस्ट जो सेक्शन होता है वो होता है सर्कुलर। अगर सर्कुलर सेक्शन है तो सबसे अच्छा होगा, लेकिन अगर सर्कुलर नहीं है तब भी हमारे पास अगर कोई क्लोज सेक्शन है, अगर कोई क्लोज सेक्शन है वो सबसे बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे सबसे पहला एंगल, तो ये तो कैसा ओपन सेक्शन होता है। अगला आता है बॉक्स सेक्शन, चलिए बॉक्स को भी छोड़ते हैं, आगे देखेंगे चैनल, तो ये चैनल भी इसी तरह हो जाएगा। एंगल मतलब एंगल यहाँ पे इस तरह से हो सकता है और ये चैनल कैसा है, इस तरह से हो गया। अगला टी सेक्शन, तो टी सेक्शन देखेंगे तो टी सेक्शन भी कैसा ओपन हो गया, तो यहाँ पे क्लोज केवल एक ही है बॉक्स सेक्शन, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। यहाँ पे इस पिक में आप देख सकते हैं सारे सेक्शन दिए हुए हैं और कौन सा अच्छा है कौन सा थोड़ा कम अच्छा है वो सारे दिए हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। साइड फेस रिइंफोर्समेंट इन ए रिइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम इज़ टू बी प्रोवाइडेड फॉर, ये कह रहा है कि अगर मेरे पास कोई रिइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम है उसमें मुझे साइड रिइंफोर्समेंट करनी, वो कब करेंगे। ये देखिए आपका जो डायरेक्ट प्रोविजन से क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, एसएससी में आया हुआ है, इसके अलावा डीएमआरसी में क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। तो इसका डायरेक्ट आंसर है हमारा डेप्थ ऑफ वेव बीम शुड बी ग्रेटर देन 750 mm। जब भी हमारी जो बीम की जो वेब होगी, इस तरह के सपोज ये टी बीम है एक, यहाँ पे जो इसका ये बीम है इसकी जो डेप्थ होगी, ये वाली डेप्थ अगर 750 mm से ज़्यादा हो रही है तब हमें साइड रिइंफोर्समेंट करनी पड़ेगी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। द क्लोजर ऑफ वाल्व इज कंसीडर्ड रैपिड, देखिए सबसे पहले ये पहचानिए आप क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है। ये क्वेश्चन हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, पाइप फ्लो से आया हुआ है जिसमें, और ये टॉपिक हमारा वाटर हैमर टॉपिक आपने सुना होगा, उस टॉपिक से ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो सबसे पहले जानेंगे वाटर हैमर क्या होता है। देखिए मेरे पास एक ये क्या है, पाइप है, इस पाइप में एक वॉल्व लगा हुआ है यहाँ पे, अभी क्या है कोई फ्लो नहीं हो रहा है। पहली पिक में आप देख रहे हैं कोई फ्लो नहीं हो रहा है, अगली वाली पिक में क्या दिया है, यहाँ पे मैंने वॉल्व को ओपन किया हुआ है, ठीक है, वॉल्व को मैंने ओपन किया तो ये फ्लो होना शुरू हो गया है, ये फ्लो हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा, सडनली इस वाल्व को क्लोज करूँगा, इस वाल्व को मैं जैसे ही क्लोज करूँगा ये वाटर क्या होगा, यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, यहाँ पे कुछ इस तरह से वेव्स जनरेट होंगी, ठीक है। जब ये वेव्स जनरेट होंगी तो क्या होगा, यहाँ पे एक शॉक भी जनरेट होगा, शॉक मतलब एक झटका लगेगा, जब झटका लगेगा वहाँ पे कुछ आवाज़ जनरेट होगी, नॉइस आएगी, उसी नॉइस को हम क्या बोलते हैं, वाटर हैमर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो आवाज़ होती है वो एक हैमर की तरह आवाज़ होती है। आपने देखा होगा जब भी हम हैमर मारते हैं कहीं पे तो वहाँ पे जिस तरह की आवाज़ क्रिएट होती है तो वैसी आवाज़ यहाँ पे क्रिएट होगी, तो इसलिए इसे बोलते हैं वाटर हैमर। अब होता क्या है कि ये जो वॉल्व हम क्लोज कर रहे हैं या फिर ओपन कर रहे हैं, इसकी एक टाइम होती है, एक ग्रेजुअल क्लोजिंग होती है, एक रैपिड क्लोजिंग होती है। अब वो उसकी जो टाइम होता है उस टाइम को हम क्या करते हैं, देखिए टाइम इक्वल टू हमें पता है वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी अपॉन वी, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी हो जाएगी। अब वेलोसिटी मेरे पास क्या है, साउंड की वेलोसिटी सी होती है, हमें पता है सी लिख देंगे। अब वहीं जो डिस्टेंस होगी हमारे पास, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टी इक्वल टू डी डिवाइड बाई वी। तो डिस्टेंस कितनी है, सपोज ये हमारी जो पाइप है, पाइप की लेंथ है एल, ठीक है, मैं पाइप की लेंथ एल मान रहा हूँ। तो पहले ये वाटर आया, उसके बाद में वाटर वापस गया, तो टोटल हो जाएगी कितनी, 12 डिवाइड बाई सी। तो टाइम मेरा निकल के आएगा टी इक्वल टू 12 डिवाइड बाई सी। अगर क्लोजिंग टाइम इस टाइम से ज़्यादा हुआ, अगर ये मतलब मैं जितने टाइम में ये वॉल्व को क्लोज कर रहा हूँ वो टाइम ये टी सपोज ग्रेटर देन 12 बाई सी, तो इसे हम कहेंगे यहाँ पे ग्रेजुअल क्लोजिंग हुई है, मतलब धीमे धीमे क्लोजिंग हुई है। वहीं अगर ये टी स्मॉल देन होगा 12 डिवाइड बाई सी, तब हम इसे कहेंगे यहाँ पे रैपिड क्लोजिंग हुई है, ठीक है। जब टी लेस देन होगा 12 बाई सी से, तो इसे बोलेंगे रैपिड क्लोजिंग हुई है, क्योंकि सपोज हमारे वाटर हैमर की जो टाइमिंग है वो है आपकी 20 सेकेंड, ठीक है, 20 सेकेंड है, और मैं टाइम ले रहा हूँ वॉल को क्लोज करने के लिए
10 सेकेंड, ठीक है, यानी कि टाइम का कैसा लेस देन हो रहा है, तो यहाँ पे कैसा हो रहा है, रैपिड क्लोजिंग हो रही है ना, जल्दी जल्दी से मैं क्लोज करूँगा। वहीं अगर मैं टाइम ले रहा हूँ 30 सेकेंड तो कैसा ग्रेजुअल क्लोजिंग हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर ऑप्शन पढ़ेंगे, द वॉल्व इज क्लोज्ड ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली, अगला ऑप्शन है द ड्यूरेशन ऑफ क्लोजर इज ग्रेटर देन 12/c, अगला है द ड्यूरेशन ऑफ क्लोजर इज इक्वल टू 12/c एंड द ड्यूरेशन ऑफ क्लोजर इज लेस देन 12/c। तो यहाँ पर रैपिड के लिए क्या हो जाएगा हमारा लेस देन, तो लेस देन वाला हमारा जो ऑप्शन है डी करेक्ट हो जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ क्लोजर इज लेस देन 12/c, तो क्या होगा रैपिड क्लोजिंग होगी वहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। द क्रिटिकल डेप्थ इन ए ओपन चैनल फ्लो इज़ द डेप्थ ऑफ फ्लो एट विच। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए कि क्रिटिकल डेप्थ जहाँ पे होती है वहाँ पे हमारी जो एनर्जी होती है, स्पेसिफिक एनर्जी, वो मिनिमम होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसमें फिर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए सबसे पहले स्पेसिफिक एनर्जी का जो फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू होता है y प्लस v² डिवाइड बाई 2g, ठीक है। अब यहाँ पे दो इक्वेशन बन रही है, एक ये y हो गया, ये v²/2g हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक रेक्टेंगुलर चैनल के लिए वैल्यूज को पुट करूँगा। देखिए डिस्चार्ज इक्वल टू क्या होता है, q इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी, तो एरिया रेक्टेंगल के लिए कितना हो जाएगा, b इंटू वाई इंटू वी। तो हमारे पास एनर्जी की क्वेश्चन होती है इक्वल टू वाई प्लस v² डिवाइड बाई 2g। तो यहाँ पे v² की जगह मैं q के फॉर्म में यहाँ पे पुट करूँगा तो निकल के आएगा इक्वल टू वाई प्लस q² डिवाइड बाई 2g इंटू b² इंटू वाई²। तो मेरे पास यहाँ पे मैं फाइनल कह सकता हूँ e जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी y की, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी y² के। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है y² के, तो ये y से कौन सा, ये वाला डायग्राम बनेगा, लाइन स्ट्रेट लाइन, और ये जो इन्वर्सली है इससे बनेगा इस तरह से एक रेक्टेंगुलर पहला वाला। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा इस तरह से डायग्राम। तो यहाँ पे ये डायग्राम बना हुआ है, मैंने आपको बता दिया किस तरह से डायग्राम बनता है। अब यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि ये जो डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम सिर्फ और सिर्फ बनेगा केवल रेक्टेंगुलर चैनल के लिए। ये डायग्राम सिर्फ और सिर्फ बनता है रेक्टेंगुलर चैनल के लिए, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आया हुआ कई बार कि ये जो डायग्राम होता है ये कौन से चैनल के लिए ड्रॉ होता है। अगर आपके पास ट्रायंगुलर या फिर ट्रेपेजॉइडल चैनल है तो उसके लिए डायग्राम ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए जो एरिया की जो फॉर्मूला है जो मैंने रेक्टेंगल के v इंटू वाई यूज किया था वो चेंज हो जाता है ट्रायंगल और ट्रेपेजॉइडल के लिए। तो इस डायग्राम में अभी आप देख सकते हैं कि जो दो पॉइंट होते हैं, वाई एक्सिस पे आपकी डेप्थ हो गई और एक्स एक्सिस पे आपकी स्पेसिफिक एनर्जी हो गई, ठीक है। और इसके अलावा दो पॉइंट होते हैं, यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ करूँगा, इस लाइन के ऊपर ये वाला जो पोर्शन है सब क्रिटिकल होता है, नीचे वाला सुपर क्रिटिकल होता है। तो यहाँ पे देखिए इस डायग्राम का जो मिनिमम पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, उसे बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम होगी। अगला क्वेश्चन देखें, ए बीम कर्व्ड इन प्लेन इज डिजाइंड फॉर। देखिए यहाँ पे कह रहा है कोई बीम है, सपोज मैं कैंटिलीवर बीम ले रहा हूँ लेकिन ये कर्व शेप में है, इस तरह से कोई कर्व शेप में। तो यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस जनरेट होंगे, सपोज मैं यहाँ पे एक लोड लगा रहा हूँ, वर्टिकल लोड P। तो इस लोड की वजह से क्या होगा, एक तो पहले इस पॉइंट के इस एक्सिस के अराउंड क्या होगा, टॉर्जन आएगा, ठीक है। अब मैं इस लोड को ट्रांसफ़र होऊंगा इस पॉइंट पे जैसे मैं ट्रांसफ़र करूँगा तो क्या होगा, इस पॉइंट पे बेंडिंग आएगी, इसे मैं M से डिनोट करूँगा, इसके अलावा शियर आएगी, ठीक है। तो तीनों फोर्सेस यहाँ पे जनरेट होंगे, बेंडिंग, टॉर्जन और शियर। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ए पिटोट ट्यूब इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग। जो पिटोट ट्यूब होता है वो किस लिए यूज होता है, तो पिटोट ट्यूब हमारे यूज होता है वेलोसिटी मेजरमेंट के लिए। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप पिक में देखिए, यहाँ पे मेरे पास सपोज कि कोई ट्यूब है, यहाँ से वाटर फ्लो हो रहा है और बीच में मैंने ये पिटोट ट्यूब यहाँ पे लगाया हुआ है। अभी क्या है कि वाटर हमारा रनिंग है, इसके पास वेलोसिटी है, जैसे ये वाटर आके इस पॉइंट पे टकराएगा तो क्या होगा कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, इस वाटर की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। इस पॉइंट पे आके ये काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है पिटोट ट्यूब के लिए, उसमें पूछता है कि काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है। और जिस पॉइंट भी कन्वर्जन होता है उस पॉइंट को बोलते हैं स्टैग्नेशन पॉइंट, ठीक है। उस पॉइंट का बोलेंगे स्टैग्नेशन पॉइंट। इसके अलावा यहाँ पे जो भी आपका ये वेलोसिटी हेड आता है निकल के, वेलोसिटी हेड कितना होता है, v² डिवाइड बाई 2g। उस हेड को हम और भी क्या बोलते हैं, स्टैग्नेशन प्रेशर भी बोलते हैं। मतलब इस पॉइंट पे जो आपका प्रेशर कैलकुलेट होगा उसे बोलते हैं स्टैग्नेशन प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला कि पिटोट ट्यूब से क्या मेजर करते हैं, वेलोसिटी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द परसेंटेज ऑफ HYST बार्स इन वन वे स्लैब्स टू कैटर फॉर श्रिंकेज और टेम्परेचर एज पर IS 456 इज।
देखिए फिर से प्रोविजन से क्वेश्चन आया हुआ है, डायरेक्ट प्रोविजन से है। तो ये वन वे स्लैब के लिए बोल रहा है कि अगर HYSD बार को मैं यूज करूँ जिसकी वजह से श्रिंकेज और टेम्परेचर कैसे काउंटरैक्ट हो जाएँ, तो उसके लिए हमारा जो रेनफोर्समेंट होगी वो होगी 0.12%। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इन ए रेक्टेंगुलर चैनल ऑफ कांस्टेंट विड्थ वाटर फ्लोज एट सब क्रिटिकल स्टेट एट ए प्लेस वेयर देयर इज ए लोकल राइज मतलब हम्प इन द चैनल फ्लोर द डेप्थ ऑफ वाटर ओवर द हम्प विल बी। ये कह रहा है कि मेरे पास एक कोई सपोज चैनल है इस तरह से, यहाँ पे बीच में मैं अगर हम्प लगा दूँ तो हम्प के ऊपर जो एनर्जी की लाइन बनती है उसमें क्या चेंजेस आएंगे। तो हम्प के ऊपर जो भी लाइन बनेगी उसमें क्या होता है, डिक्रीमेंट होता है। मतलब जो अप स्ट्रीम पे जो लाइन होगी उस सपोज इस तरह से वाटर की प्रोफाइल है, पहले इस तरह की प्रोफाइल थी, अब क्या होगा कि यहाँ पे इस तरह से डिक्रीमेंट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे लेस देन अप स्ट्रीम डेप्थ, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या फंडामेंटल चीज़ें होती हैं, वो देखिए मैं अभी यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि अगर उसे एक्सप्लेन करने बैठ जाऊँगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा जहाँ पे आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँगा। तो अभी के लिए आप इतना जान लो कि अगर सब क्रिटिकल फ्लो हो रहा है, कैसा सब क्रिटिकल फ्लो हो रहा है, तो ये हमारी जो डेप्थ होगी वो इस तरह से रिड्यूस होती है। वहीं अगर सुपर क्रिटिकल फ्लो होगा तो सुपर क्रिटिकल के फ्लो के केस में ये ऊपर की तरफ एक्सटेंड हो जाती है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फॉर टू वे RC स्लैब द डिफ्लेक्शन इज गाइडेड बाई। देखिए टू वे RC स्लैब के लिए डिफ्लेक्शन होता है वो हम गाइड करते हैं किससे, शॉर्टर स्पैन से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, शॉर्टर स्पैन से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द टॉप फाइबर्स ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम विल कॉज। देखिए ये कह रहा है कि अगर मेरे पास कोई बीम है, इस तरह से मेरे पास एक बीम है, ठीक है, यहाँ पे मैं इसे एक हिंज दूसरा रोलर लगाता हूँ, ये बीम है, ठीक है। सपोज स्टार्टिंग में टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अब क्या होता है कि जो टॉप फाइबर है वहाँ पे टेम्परेचर हो गया 35 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अभी बॉटम पे अभी भी 25 है। तब क्या होगा, जहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा वहाँ पे क्या इलोंगेशन होगी, जब वहाँ पे इलोंगेशन होगी मतलब इसकी ये जो लेंथ है इसमें इंक्रीमेंट होगा। अब जहाँ पे टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है वहाँ पे उसकी लेंथ वही होगी। तो जब यहाँ पे आपकी चेंज लेंथ, तो मतलब जब यहाँ पे आपकी लेंथ में चेंजेस आएंगे तो ये लेंथ जैसे बढ़ेगी तो यहाँ पे क्या होगा, एक अपवर्ड शिफ्ट होगा इस तरह से। आप देख सकते हैं ये मेरे पास बीम है, ठीक है। अब जब इसमें इस वाली लेंथ में चेंज आएगा तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनेंगी, या तो ये इस तरह से हो या फिर आपकी ये इस तरह से हो। तो आप खुद कॉमन सेंस से यहाँ पे देख सकते हैं कि इन दोनों में कौन सी शेप आनी चाहिए। अब देखिए इस वाले डायग्राम में क्या होगा, अपर वाली लेंथ रिड्यूस हो रही है और नीचे वाली लेंथ इंक्रीज हो रही है। लेकिन इस वाले केस में अपर वाली लेंथ इंक्रीज हो रही है और नीचे वाली रिड्यूस हो रही है, या फिर कह सकते हैं कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऊपर वाली जो लेयर है, टॉप वाली लेयर में टेम्परेचर चेंजेस आ रहे हैं। इसका मतलब ऊपर जो टॉप वाली लेयर की लेंथ बढ़नी चाहिए। जब लेंथ इंक्रीज होगी इसका मतलब ये टॉप में शिफ्ट होगा, इस तरह की प्रोफाइल बनेगी इस वाली की तरह। तो इसका आंसर हो जाएगा अपवर्ड डिफ्लेक्शन, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द इसेंट्रिसिटी इन ए होलो सर्कुलर कॉलम ऑफ एक्सटर्नल डाया 25 सेंटीमीटर, इंटरनल डाया 15 सेंटीमीटर फॉर ए सेंट्रिक लोड ऑफ 1000 किलोन्यूटन फॉर नो टेंशन कंडीशन। मतलब ये पहले आप देखिए क्वेश्चन कहाँ से, ये क्वेश्चन हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से, कॉलम वाले चैप्टर से। तो कॉलम का चैप्टर होता है वहाँ से क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मेरे पास कोई कॉलम है इस तरह से, इस कॉलम में मैं लोड को कहाँ पे लगाऊं ताकि इसमें कोई टेंशन ना आए। देखिए पहले आपको मैं बता दूं कि कोई भी कॉलम होता है, कॉलम जो बेसिकली होती है कंप्रेशन को बियर करते हैं, ठीक, कंप्रेशन के लिए डिजाइन होते हैं। अब यहाँ पे टेंशन कैसे आएगी, तो आप टेंशन कैसे आएगी, इसमें आपने देखा होगा कि कॉलम में बकलिंग होती है इस तरह से। कॉलम में क्या होती है, बकलिंग होती है। जब इस तरह से बकलिंग होगी तो क्या होगा, जो ये वाला पोर्शन है इस वाले पोर्शन में टेंशन आएगा और इस वाले पोर्शन में कंप्रेशन आएगा। तो कहने का मतलब है कि मैं लोड को किस जगह पे लगाऊं ताकि इसमें बकलिंग ना हो, किस इसेंट्रिसिटी पे लगाऊं। एक इसेंट्रिसिटी की मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो इसेंट्रिसिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ई मैक्स, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो होता है ई शुड बी लेस देन इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर डिवाइड बाई 8d। अब यहाँ पे मैं सारी वैल्यूज को पुट करूँगा। कैपिटल डी हमारे पास जो कि आउटर डाया दी हुई है 25 स्क्वायर, मतलब 25 दी हुई है। स्मॉल डी मेरे पास 15, इसका स्क्वायर होगा डिवाइड बाई 8 इंटू 25। जब इसको मैं कैलकुलेट करूँगा तो मेरी वैल्यू आएगी 4.25। तो ऑप्शन देखेंगे 4.25 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, विच टेस्ट इज नॉट यूज्ड टू मेजर वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। इनमें से कौन सा टेस्ट है जो कि हम वर्केबिलिटी को मेजर करने के लिए यूज नहीं करते हैं। ऑप्शन देखेंगे वीबी टेस्ट,
इसका यूज करते हैं। एयर परमेबिलिटी टेस्ट, देखिए एयर परमेबिलिटी टेस्ट जो होता है वो हमारा फाइननेस के लिए यूज होता है। फाइननेस कैलकुलेट करने के लिए सीमेंट की यूज होता है एयर परमेबिलिटी टेस्ट। तो यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसके अलावा स्लम्प क्या होता है, वर्केबिलिटी के लिए होता है। कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट वर्केबिलिटी के लिए होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द स्टैग्नेशन प्रेशर इज द सम ऑफ। स्टैग्नेशन प्रेशर जो होता है किसका सम होता है। अभी मैंने आपको पिटोट ट्यूब वाले में बताया था कि जो हमारा रनिंग वाटर होता है, सपोज इस तरह से मेरे पास एक ये पाइप है, यहाँ पे वाटर रनिंग होके आ रहा है वी वेलोसिटी से, इस पॉइंट पे आके रुकेगा, इस पॉइंट पे आगे। अभी क्या था, डायनेमिक कंडीशन में था, जैसे इस पॉइंट पे आएगा ये स्टैटिक कंडीशन में चला जाएगा, यहाँ पे रुक जाएगा। यानी कि दो तरह के प्रेशर यहाँ पे जनरेट होंगे, पहला कौन सा, डायनेमिक, दूसरा कौन सा, स्टैटिक। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो हमारा आंसर होगा स्टैटिक प्रेशर एंड डायनेमिक प्रेशर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। स्टैग्नेशन पॉइंट क्या होता है वो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द स्लैब विदाउट एनी बीम इज कॉल्ड। एक ऐसी स्लैब जिसमें कोई भी बीम नहीं है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम फ्लैट स्लैब, ऑप्शन डी। तो इस पिक में आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए इसमें कोई भी बीम आपको नहीं दिख रही होगी, सारे कॉलम है यहाँ पे, तो इसे बोलते हैं फ्लैट स्लैब। इसके बाद में देखिए ये वाली स्लैब देखिए, इसे बोलते हैं रिब्ड। क्या बोलते हैं, रिब्ड स्लैब। इसमें क्या आपको कई सारी बीम्स दिख रही होंगी, ऑल्टरनेट मतलब दोनों डायरेक्शन में इस तरह से बीम है, इसे बोलते हैं रिब्ड स्लैब। अगला क्वेश्चन, कैविटेशन इन फ्लूइड फ्लो अकर्स व्हेन। किसी भी फ्लूइड फ्लो में कैविटेशन कब होता है। देखिए पहले जानेंगे कैविटेशन क्या होता है। इस पिक में आप देख सकते हैं, ये मेरे पास एक कोई पाइप है, बीच में ये यहाँ पे इसकी डायमेंशन कम हुई है। तो सबसे पहले क्वांटिटेटिव इक्वेशन देखेंगे, A1 V1 इक्वल टू A2 V2, मतलब जहाँ पे एरिया हमारा ज़्यादा होगा वहाँ पे वेलोसिटी हमारी कम होगी। तो इस वाले पोर्शन में हमारी वेलोसिटी कम होगी और इस वाले पोर्शन में वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, अब जैसे ही हमारा वाटर इस वाले पोर्शन में एंटर करेगा वेलोसिटी हमारी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एरिया रिड्यूस हो रहा है। जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होगी वैसे प्रेशर हमारा क्या होगा, प्रेशर जो है रिड्यूस हो जाएगा। प्रेशर कैसे रिड्यूस हो जाएगा, तो बर्नौली इक्वेशन से हम देख सकते हैं, वेलोसिटी जैसे ही बढ़ेगी तो वहाँ पे प्रेशर हमारा रिड्यूस होता है। अब जब प्रेशर यहाँ पर रिड्यूस होगा तो प्रेशर रिड्यूस होने से जो वाटर है उसमें, वाटर में जितनी भी एयर हो गई या फिर डिफरेंट कोई गैस है वो क्या होंगी, रिलीज होंगी। और जब रिलीज होंगी तो वाटर में क्या होंगे, बबल्स होंगे। इस तरह से बबल्स क्रिएट होंगे। अब क्या होगा कि इस वाले रीजन से ये वाला जो रीजन है इससे वाटर आगे आएगा, इस वाले रीजन में आएगा। अब क्या है, यहाँ पे आपका जो एरिया है वो बढ़ गया है, एरिया इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब वेलोसिटी रिड्यूस होगी। जब वेलोसिटी रिड्यूस होगी तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा तो जितनी बबल्स है मेरे पास, बबल्स क्या होंगे, फूटने लगेंगे। तो आपने देखो जब भी आप कोई बैलून फुलाते हैं तो बैलून फुलाते समय कभी वो फूट जाता है तो हमारे गाल पे बहुत तेज़ जर्क लगता है, एक प्रेशर लगता है। तो वैसे ही जब ये बबल फूटेंगे तो ये एक जर्क लगाएंगे सरफेस पे। तो ये सरफेस पे जब एक जर्क लगेगा, प्रेशर लगेगा, इसकी वजह से जो सरफेस का जो मटेरियल है वो टूट के गिरने लगेगा, टूटेगा मटेरियल, और वहाँ पे कुछ कैविटी टाइप की बनेगी, इस तरह के कुछ कैविटी बनने लगेंगी, तो जिसे बोलते हैं कैविटेशन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैविटेशन क्या होता है। तो यहाँ पे देखेंगे द प्रेशर ऑफ फ्लो डिक्रीजेज टू ए वाल्व क्लोज टू वेपर प्रेशर। ऑप्शन बी, द टोटल एनर्जी सडनली इंक्रीजेज। ऑप्शन सी, द टोटल एनर्जी सडनली डिक्रीजेज। ऑप्शन डी, वेलोसिटी हैड रिड्यूस टू जीरो। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा द प्रेशर ऑफ फ्लो डिक्रीजेज टू ए वॉल्व क्लोज टू वेपर प्रेशर, ऑप्शन ए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस वाले पोर्शन में प्रेशर हमारा रिड्यूस हो रहा था, तब यहाँ पे बबल्स बनना स्टार्ट हुए थे, तो इसीलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे मैंने सारा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, द डायमेंशन ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है। तो यहाँ पे विस्कोसिटी की यूनिट होती है हमारी न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अब न्यूटन की डायमेंशन क्या होती है, तो न्यूटन की डायमेंशन के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास क्या हो जाएगा, मास की m हो जाएगी, एक्सेलरेशन क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर की l और सेकेंड स्क्वायर की t-2, यानी ml t-2 हो जाएगी फोर्स की। अब मैं इसमें क्या करूँगा, इस सेकेंड टाइम से मल्टीप्लाई करूँगा t और इस मीटर स्क्वायर इससे डिवाइड करूँगा, दैट इज l स्क्वायर। ठीक है, तो एक t से एक t कैंसिल, एक l से एक l कैंसिल, तो यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा ml-1 एंड t-1, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द हेड लॉस इन ए सडन एक्सपेंशन इन ए पाइपलाइन इज गिवन बाई, जिसमें वेलोसिटी है v1 एंड v2। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, v1 - v2
होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। यहाँ पे मैं सारे आपको दिखाता हूँ। अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो इसके लिए ये फॉर्मूला होता है, दैट इज v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। अगर सडन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो vc माइनस v2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। vc क्या है, आपकी जो वीना कॉन्ट्रैक्टा पे जो वेलोसिटी होगी उसे बोलते हैं। इसके अलावा और भी यहाँ पे देखिए, एग्जिट पे क्या होता है v स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, एंट्रेंस पे क्या होता है 0.5 v स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। वहीं ग्रेजुअल एक्सपेंशन के लिए होता है और बैंड के लिए ये वाला फॉर्मूला होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। द मोस्ट एसेंशियल कंडीशन फॉर ए हाइड्रोलिक जंप टू फॉर्म। अगर एक हाइड्रोलिक जंप फॉर्म हो रही तो वहाँ पे कौन सी एसेंशियल कंडीशन होगी। सबसे ऑप्शन देखेंगे पहले। ऑप्शन ए क्या है, द एग्जिस्टेंस ऑफ सब क्रिटिकल फ्लो बिफोर द जंप, एग्जिस्टेंस ऑफ क्रिटिकल फ्लो बिफोर द जंप, एग्जिस्टेंस ऑफ सुपर क्रिटिकल फ्लो बिफोर द जंप, कंसिस्टेंसी ऑफ स्पेसिफिक एनर्जी। देखिए जब भी हाइड्रोलिक जंप फॉर्म होती है तो पहले क्या होता है, सुपर क्रिटिकल फ्लो जब हमारा मीट करता है सब क्रिटिकल फ्लो से, जब सुपर क्रिटिकल फ्लो मीट करेगा सब क्रिटिकल फ्लो से तो हमारी बनती है क्या, एक हाइड्रोलिक जंप बनती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एग्जिस्टेंस ऑफ सुपर क्रिटिकल फ्लो बिफोर जंप। तो क्या बनेगी, हाइड्रोलिक जंप बनेगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक कैंटिलीवर बीम इज सब्जेक्टेड टू ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W, टोटल डाउनवर्ड है। टोटल कैसे डाउनवर्ड है, ओवर इट्स होल लेंथ L एंड एक कॉन्सेंट्रेटेड लोड W जो कि अपवर्ड है। देखिए एक डाउनवर्ड था एक अपवर्ड है। एट फ्री एंड द डिफ्लेक्शन क्या होगा, फ्री एंड पे। तो यहाँ पे देखिए मैं बीम बनाता हूँ, इस तरह से बीम है मेरे पास, यहाँ पे UD लगा हुआ है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक यहाँ पे कंसनट्रेटेड लोड अपवर्ड लगा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम फॉर्मूला देखेंगे। हमारे पास जो UDL के लिए डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होता है WL⁴ डिवाइड बाई ATI। वहीं जो एक कांस्टेंट एक यूनिट लोड के लिए क्या होता है WL³ डिवाइड बाई 3EI। देखिए पहले तो यहाँ पे एक क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या है, एक क्वेश्चन एक तरह से देखा जाए तो ये परफेक्ट क्वेश्चन नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे डिफ्लेक्शन में इसमें पावर आ रही है 4, इसमें पावर आ रही है क्यूब। तो जब मैं इसे जो रिजल्टेंट निकालूंगा तो वो रिजल्टेंट निकल के नहीं आएगा। या तो यहाँ पे क्या करते, ये लेंथ को यूनिट बोल देते, अगर यूनिट बोलते तब तो ये सही से कैलकुलेट हो जाता। लेकिन यहाँ पे जो इन्होंने टोटल लेंथ दी हुई है तो ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन है परफेक्ट नहीं है। फिर भी चलिए क्वेश्चन है तो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मैं L⁴ है, इसको मैं क्या करूँगा L³ मान लूँगा, ठीक है। तो जो फाइनल निकालेंगे कैसे निकालेंगे, WL³ डिवाइड बाई 3EI माइनस, क्योंकि एक डाउनवर्ड एक अपवर्ड है, WL³ डिवाइड बाई ATI। इसको जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो ये आ जाएगा 5/24 WL³ डिवाइड बाई EI। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। और ये फाइनल कैसा है, अपवर्ड आएगा, क्योंकि अपवर्ड की क्वांटिटी ज़्यादा है इसलिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। द टोटल एनर्जी लाइन इज ऑलवेज हायर देन हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन रिप्रेजेंट्स। देखिए जो TEL होती है, जो HGL होती है, इनके बीच की जो डिस्टेंस क्या रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे इस पिक में आप देख सकते हैं, ये वाली लाइन है TEL, टोटल एनर्जी लाइन, जो कि रिप्रेजेंट करती है वेलोसिटी हेड, प्रेशर हेड और डेटम हेड को। वहीं जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन होती है ये रिप्रेजेंट करती है प्रेशर हेड को और डेटम हेड को। अब जो इनके बीच का जो डिफरेंस आता है वो होता है वेलोसिटी हेड। तो यहाँ ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन ए है आपका वेलोसिटी हेड, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है वेलोसिटी हेड। अगला क्वेश्चन, द शियर सेंटर इन केस ऑफ इक्वल एंगल सेक्शन। एक इक्वल एंगल सेक्शन है, उसके केस में शियर सेंटर कहाँ पे होता है। आप इस पिक में देखिए, एक एंगल है जिसमें न्यूट्रल एक्सिस पे यहाँ पे शियर सेंटर है, आपका लोड लग रहा है। देखिए शियर सेंटर क्या होता है, शियर सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे मुझे जो रिजल्टेंट फोर्स होता है हमारा, वो उस पॉइंट से जाना चाहिए। अगर इस पॉइंट के अलावा कहीं और से ये रिजल्टेंट फोर्स जाएगा तो वहाँ पे क्या होगी, आपकी ट्विस्टिंग आएगी, तो उस सेक्शन में ट्विस्टिंग होगी। अगर ये शेयर सेंटर से होके जा रहा है तो यहाँ पे कोई ट्विस्टिंग नहीं होगी। तो इसीलिए यहाँ पे हम शेयर सेंटर को डिजाइन करते हैं ताकि जो हमारा रिजल्टेंट लोड है वो शेयर सेंटर से होके जाए। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं शेयर सेंटर कहाँ, यहाँ पे इसकी न्यूट्रल एक्सिस पे है। तो ऑप्शन देखेंगे, एट द सेंट्रोइड ऑफ द सेक्शन, एट द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द सेक्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, एट द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द सेक्शन। अगला है कि एट द जंक्शन ऑफ टू लेग्स, यहाँ पे जंक्शन पे तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, द मोस्ट एसेंशियल फीचर ऑफ ए टर्बुलेंट फ्लो इन पाइप। एक टर्बुलेंट फ्लो का सबसे एसेंशियल फीचर क्या होता है, वो होता है वेलोसिटी एंड प्रेशर एट ए पॉइंट एग्जिबिट इरेगुलर फ्लक्चुएशंस। जो वेलोसिटी और प्रेशर होते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वो कैसा इरेगुलर फ्लक्चुएशन शो करते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
तो यहाँ पे आज हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होता है। इसके बाद में जो हमारा पार्ट 3 होगा वो मैं जल्दी से अपलोड कर दूंगा। देखिए एक वीडियो में मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा, बहुत टाइम यूज होगा, तो इसलिए मैं अलग अलग पार्ट बना रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर आपने अभी पार्ट 1 नहीं देखा उसे भी जाकर देख लेना। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों में भी शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।